नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित उपन्यास आँख की किरकिरी का 17वां अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद उपन्यास और इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियाँ सुन सकते हैं। अगर आपको हमारे उपन्यास और कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आँख की किरकिरी अध्याय 17 और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। अब तक हमने देखा था कि महेंद्र विनोदिनी को पटलडांगा के एक मकान में छोड़ कर के उसके पास रहना चाहता है, किंतु विनोदिनी उसको वापस उसके घर भेज देती है। इधर बिहारी भी बाहर चला जाता है। अब आगे। अगले दिन महेंद्र ने माँ से कहा, माँ, पढ़ने लिखने के लिए मुझे कोई एकांत कमरा चाहिए। मैं चाची वाले कमरे में रहूँगा। माँ खुश हो गई। अब तो महेंद्र घर पर ही रहा करेगा। लगता है बहू से सुलह हो गई। भला अपनी ऐसी अच्छी बहू की सदा उपेक्षा कर सकता है? ऐसी लक्ष्मी बहू को छोड़कर उस मायाविनी डायन के लिए वह कब तक भूला रह सकता है? माँ ने झट कहा, हर्ज क्या है, रहो। और उन्होंने तुरंत कुंजी निकाली, ताला खोला और झाड़ पोंछ की धूम मचा दी। बहू, अरियो बहू, कहाँ गई? बड़ी कठिनाई से घर के एक कोने में दुबकी हुई बहू को बरामद किया। एक धुली चादर तो ले आओ। इस कमरे में मेज नहीं है, लगानी पड़ेगी। इस रोशनी से काम नहीं चलेगा। ऊपर से अपना वाला लैंप भी भिजवा दो। इस तरह दोनों ने मिलकर उस घर के राजाधिराज के लिए अन्नपूर्णा के कमरे में राज सिंहासन तैयार कर दिया। महेंद्र ने सेवा में लगी हुई माँ बहू की तरफ ताका तक नहीं। शाम को भोजन के बाद वह फिर बैठा। सोना ऊपर के कमरे में होगा या कहीं और, कोई ना समझ सका। बड़े जतन से राजलक्ष्मी ने आशा को मूरत की तरह सजाकर कहा, बहू, महेंद्र से पूछ तो आओ, उसका बिस्तर क्या ऊपर लगेगा? इस प्रस्ताव पर आशा का पांव हरगिज न हिला। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। नाराज होकर राजलक्ष्मी खरी खोटी सुनाने लगी। बड़े कष्ट से आशा दरवाजे तक गई, पर उससे आगे न बढ़ सकी। दूर से बहू का वह रवैया देखकर राजलक्ष्मी नाराज होकर इशारे से निर्देश करने लगी। मरी सी होकर आशा कमरे में गई। आहट पाकर किताबों से सिर न उठाकर ही महेंद्र ने कहा, मुझे अभी देर है, फिर तड़के ही उठकर पढ़ना है, मैं यही सोऊंगा। शर्म की हद हो गई। आशा महेंद्र को ऊपर सुलाने के लिए थोड़े ही गिड़गिड़ाने आई थी। वह निकली। निकलते ही खींचकर राजलक्ष्मी ने पूछा, ओ क्यों, क्या हुआ? अभी पढ़ रहे हैं, वे यहीं सोएंगे, कहकर वह अपने अपमानित शयन कक्ष में चली गई। कहीं उसे चैन नहीं। मानो सब कुछ दोपहर की धरती सा तप उठा। कुछ रात बीती तो उसके कमरे के दरवाजे पर थपकी पड़ी। बहू, ओ बहू, दरवाजा खोलो। आशा ने झटपट दरवाजा खोल दिया। दमे की मरीज राजलक्ष्मी सीढ़ियां चढ़कर तकलीफ से सांस ले रही थी। कमरे में जाकर वह बिस्तर पर बैठ गई और वाक शक्ति लौटते ही बोली, तुम्हारी अकल की बलिहारी, ऊपर कमरा बंद किए पड़ी हो। यह क्या राग और रोष का समय है? इस मुसीबत के बाद भी तुम्हारे भेजे में बुद्धि नहीं आई? जाओ नीचे जाओ। आशा ने धीमे से कहा, उन्होंने कहा है एकांत में रहेंगे। कह दिया और हो गया? गुस्से में जाने क्या कह गया, उसी पर तुम तुनक बैठोगी? ऐसी तुनक मिजाज होने से काम नहीं चलेगा। जाओ, जल्दी जाओ। दुख के दिनों में सास को बहू से लाज नहीं। जो भी तरकीब उन्हें आती उसी से महेंद्र को किसी तरह बांधना पड़ेगा। आवेग से बातें करते हुए राजलक्ष्मी का फिर से दम फूलने लगा। अपने को थोड़ा बहुत संभाल कर उठी। आशा भी आजीज न होकर पकड़कर उन्हें नीचे लिवा ले गई। उनके सोने के कमरे में आशा ने उन्हें बैठा दिया और पीठ की तरफ तकिए लगाने लगी। राजलक्ष्मी बोली, रहने दो बहू, किसी को भेज दो, तुम जाओ। अब की आशा जरा भी न हिचकी। सास के कमरे से निकलकर सीधे महेंद्र के कमरे में गई। महेंद्र के सामने मेज पर किताब खुली पड़ी थी। वह मेज पर दोनों पैर रखकर कुर्सी पर माथा टेके ध्यान से ना जाने क्या सोच रहा था। उसके पीछे पैरों की आहट हुई। चौंक कर उसने पीछे की ओर देखा, मानो कि किसी ध्यान में लीन था। एकाएक धोखा हुआ कि वह आ गई। आशा को देखकर महेंद्र संभला। खुली किताब को उसने अपनी गोद में खींच लिया। मन ही मन महेंद्र को अचरज हुआ।
इन दिनों ऐसे बेखटके तो आशा उसके सामने नहीं आती। अचानक भेंट हो जाती है तो वह वहाँ से चल देती है। आज इतनी रात को वह इस सहज भाव से उसके कमरे में आ गई। ताज्जुब है। किताब से आंखें हटाए बिना ही महेंद्र ने समझा आज आशा के लौट जाने का लक्षण नहीं। वह महेंद्र के सामने आकर स्थिर भाव से खड़ी हुई। इस पर महेंद्र से मान करते ना बना। सिर उठाकर उसने देखा। आशा ने साफ शब्दों में कहा, माँ का दम उखड़ आया, चलकर एक बार देख ले तो अच्छा हो। वे कहाँ हैं? अपने सोने के कमरे में है, नींद नहीं आ रही। अच्छा चलो उन्हें देखाऊं। बहुत दिनों बाद आशा से इतनी सी बात करके महेंद्र जैसे हल्का हुआ। किसी दुर्भेद्य किले की दीवार सी नीरवता मानो उन दिनों के बीच स्याह छाया डाले खड़ी थी। महेंद्र की ओर से उसे तोड़ने का कोई हथियार ना था। ऐसे समय आशा ने अपने हाथों किले में एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। आशा सास के कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही। महेंद्र गया। उसे असमय में अपने कमरे में आया देखकर राजलक्ष्मी को डर लगा। सोचा कहीं फिर दोनों में कहासुनी ना हो गई हो। वह चल देने को कहने आया हो। पूछा, अब तक सोया नहीं महेंद्र? महेंद्र ने कहा, क्या दमा उखड़ आया है माँ? जमाने के बाद यह सवाल सुनकर उसके मन में मान हो आया। समझी जब बहू ने जाकर बताया तो यह माँ का हाल पूछने आया है। इस आवेश में उनका कलेजा और भी कांपने लगा और किसी तरह बोली, तू सो जा, यह तो कुछ नहीं है। नहीं माँ, एक बार जांच करके देखना होगा, यह बीमारी टालने की नहीं। महेंद्र को पता था माँ को हृदय की बीमारी है। इस वजह से तथा उनके चेहरे का लक्षण देखकर उसे घबराहट हुई। माँ ने कहा, जांचने की जरूरत नहीं बेटा, मेरी यह बीमारी नहीं छूटेगी। खैर आज की रात के लिए सोने की दवा ला देता हूँ, सवेरे अच्छी तरह से देखा जाएगा। अरे बेटा, दवा तो ढेर खा चुकी, दवा से कुछ होता जाता तो है नहीं। बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ, तुम्हें जरा चैन तो मिले। इस पर राजलक्ष्मी ने दरवाजे पर खड़ी बहू को संबोधित करके कहा, बहू तुम रात में महेंद्र को तंग करने के लिए इसे यहाँ क्यों ले आई? कहते कहते उनकी सांस की तकलीफ और भी बढ़ गई। तब आशा कमरे में आई। उसने कोमल किंतु दृढ़ स्वर में महेंद्र से कहा, तुम सो जाकर मैं माँ के पास रहूंगी। महेंद्र ने आशा को अलग बुलाकर कहा, मैंने एक दवा लाने भेजा है, 2 खुराक दवा होगी। एक से अगर नींद ना आए तो घंटे बाद दूसरी खुराक देना। रात में सांस और बढ़े तो मुझे खबर देना। कहकर महेंद्र अपने कमरे में चला गया। आशा जिस रूप में उसके सामने प्रकट हुई उसके लिए वह रूप नया था। इस आशा में संकोच नहीं, दीनता नहीं, यह आशा अपने अधिकार में खड़ी हुई थी। अपनी स्त्री की महेंद्र ने अपेक्षा की, मगर घर की बहू के लिए संभ्रम हुआ। आशा ने जवाब ना दिया, पीछे बैठकर पंखा झलने लगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम सो जाकर बहू। नहीं, मुझे यहीं रहने को कह गए हैं। आशा समझती थी कि यह जानकर माँ को खुशी होगी कि महेंद्र उसे माँ की सेवा के लिए छोड़ गया है। राजलक्ष्मी ने जब साफ समझ लिया कि आशा महेंद्र के मन को बांध नहीं पा रही है तो उनके जी में आया, कम से कम मेरी बीमारी के नाते ही महेंद्र का यहाँ रहना पड़े तो अच्छा है। उन्हें डर लगा कहीं मैं सचमुच ठीक ना हो जाऊं, इसलिए आशा से छिपाकर दवा फेंकने लगी। अनमना महेंद्र खास कुछ ख्याल नहीं करता था, लेकिन आशा यह देख रही थी कि राजलक्ष्मी की बीमारी दबने की बजाय कुछ बढ़ ही रही है। वह सोचती, महेंद्र खूब सोच विचार कर दवा नहीं दे रहा है, उसका मन इतना ही खराब हो गया है कि माँ की तकलीफ भी अब उसे सचेतन नहीं कर पाती। उसकी इस दुर्गति पर आशा अपने मन में उसे धिक्कारे बिना ना रह सकी। एक तरफ से बिगड़ने पर कोई क्या हर तरफ से बर्बाद हो जाता है। एक दिन शाम को बीमारी की तकलीफ में राजलक्ष्मी को बिहारी की याद आ गई। जाने वह कब से नहीं आए। आशा से पूछा, जानती हो बहू, बिहारी आजकल कहाँ है? उसका महेंद्र से कुछ झगड़ा हो गया है क्यों? यह उसने बड़ा भेजा क्या बहू? उस जैसा महेंद्र का भला चाहने वाला और कोई दोस्त है? कहते कहते उनकी आंखों में आंसू जमा हो गए। एक एक करके आशा को बहुतेरी याद आई। अंधी और भोली आशा के समय पर चेताने के लिए जाने कितनी बार कितनी कोशिश बिहारी ने की, और उन्हीं कोशिशों के चलते वह आशा का अप्रिय हो उठा। फिर बड़ी देर तक चुपचाप चिंतित रहकर राजलक्ष्मी बोल उठी, बहू बिहारी होता तो हमारे इस आड़े वक्त में बड़ा काम आता, वह हमें बचाता, बात यहाँ तक बढ़ने ही ना देता। आशा चुपचाप सोचती रही। सांस लेकर राजलक्ष्मी ने फिर से कहा, उसे अगर मेरी बीमारी का पता चल जाए तो वह कहीं भी हरगिज नहीं रुक सकता। आशा समझ गई, राजलक्ष्मी चाहती है कि बिहारी को यह खबर मिले। बिहारी के ना होने से वह असहाय सी हो गई हैं। कमरे की बत्ती गुल करके चांदनी में महेंद्र खिड़की के पास चुप खड़ा था।
पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। घर में कोई आराम नहीं, जो नितांत अपने ही उनसे सब सहज नाता टूट जाता है तो उन्हें बिराने की तरह आसानी से छोड़ा तो नहीं जा सकता, और फिर प्रियजन के समान सहज ही अपनाया भी नहीं जा सकता। पीछे आहट मिली। महेंद्र ने समझा आशा आई है, मानो आहट उसे मिली ही नहीं। इस भाव से वह स्थिर रहा। आशा बहाना ताड़ गई और फिर भी वह कमरे से बाहर नहीं गई। पीछे खड़ी खड़ी बोली, एक बात है, वही कहकर मैं चली जाऊंगी। महेंद्र ने पलट कर कहा, जाना ही क्यों पड़ेगा, जरा देर बैठ ही जाओ। इस भलमानस पर उसने ध्यान दिया। स्थिर खड़ी खड़ी बोली, बिहारी भाई साहब को माँ की बीमारी की खबर देना लाजमी है। बिहारी का नाम सुनते ही महेंद्र के गहरे जख्म पर चोट लगी। अपने को संभाल कर बोला, लाजमी क्यों? मेरे इलाज का भरोसा नहीं हो रहा है क्यों? आशा ने मन में यह शिकायत भरी सी थी। महेंद्र माँ के इलाज में उतना ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके मुंह से निकल पड़ा, कहाँ, उनकी बीमारी तो जरा भी नहीं सुधरी, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस मामूली बात में जो आँच थी, महेंद्र अपने अहंकार से आहत और विस्मित व्यंग के साथ रहा। देखता हूँ तुमसे डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी। इस व्यंग से आशा को उसकी जमी हुई वेदना पर अप्रत्याशित चोट लगी। जिस पर कमरा अंधेरा था, जो सदा ही चुप रह जाने वाली आशा आज बेखटके तेजी के साथ बोल उठी, डॉक्टरी ना सही, माँ की सेवा तो सीख ही सकते हो। आशा से ऐसा जवाब पाकर महेंद्र के अचरज की सीमा न रही। ऐसे तीखे वाक्य सुनने का वह आदी न था। वह कठोर हो उठा, बोला, तुम्हारे बिहारी भाई साहब को यहाँ आने की मनाही क्यों की है तुम तो जानती हो, शायद फिर याद आ गई हो। आशा तेजी से बाहर चली गई। शाम की आंधी मानो उसे ढकेल कर ले गई। शर्म अपने लिए न थी। जो आदमी सिर से पैर तक अपराध में डूबा हो, वह जुबान पर ऐसे झूठे अपवाद भी ला सकता है। इतनी बड़ी बेहयाई को लाज के पहाड़ से भी नहीं ढका जा सकता। आशा के चले जाने के बाद ही महेंद्र अपनी पूरी हार का अनुभव कर सका। महेंद्र को मालूम भी ना था कि आशा कभी भी किसी भी अवस्था में महेंद्र को इस तरह धिक्कार सकती है। उसे लगा जहाँ उसका सिंहासन था वहीं वह धूल में लौट रहा है। इतने दिनों के बाद अब उसे शंका होने लगी, आशा की वेदना कहीं घृणा में ना बदल जाए। और उधर बिहारी की चर्चा आते ही विनोदिनी की चिंता ने उसे बेताब कर दिया। पश्चिम से बिहारी लौटा या नहीं, कौन जाने। हो सकता है इस बीच विनोदिनी उसका पता ले आई हो। विनोदिनी से बिहारी की भेंट भी असंभव नहीं। महेंद्र से अब प्रतिज्ञा का पालन न हो सका। रात को राजलक्ष्मी की तकलीफ बढ़ गई, उससे ना रहा गया। उन्होंने महेंद्र को बुलवा भेजा। बड़ी तकलीफ से बोली, महेंद्र बिहारी को देखने का मेरा बड़ा जी चाहता है, बहुत दिनों से वह नहीं आया। आशा सास को पंखा झल रही थी, मुंह नीचे किए बैठी रही। महेंद्र ने कहा, वह यहाँ नहीं है, जाने कहाँ पछा गया है। राजलक्ष्मी ने कहा, मेरी अंतरात्मा कह रही है वह यहाँ है, सिर्फ तुमसे रूठ कर नहीं आ रहा है। मेरे सिर की कसम रही, तू कल एक बार उसके यहाँ जाना। अच्छा, जाऊँगा। आज सब बिहारी के लिए परेशान है। दूसरे दिन तड़के ही महेंद्र बिहारी के यहाँ पहुँच गया। देखा दरवाजे पर कई बैलगाड़ियों पर नौकर चाकर सामान लाद रहे हैं। महेंद्र ने भज्जो से पूछा, माजरा क्या है? भज्जो ने कहा, बाबू ने बाली में गंगा के किनारे एक बगीचा लिए है, यह सब वहीं जा रहा है। महेंद्र ने पूछा, बाबू घर पर हैं? वे सिर्फ 2 दिन कलकत्ता रुककर कल बगीचे चले गए। सुनते ही महेंद्र का मन आशंका से भर गया। उसकी गैर हाजिरी में बिहारी से विनोदिनी की भेंट हुई है, इस पर उसे कोई संदेह न रहा। उसने कल्पना की आंखों से देखा, विनोदिनी के डेरे के बाहर भी बैलगाड़ियां लद रही हैं। उसे यह निश्चिंत सा लगा कि इसलिए मुझ ना समझ को विनोदिनी ने डेरे से दूर ही रखा है। पल की भी देर न करके महेंद्र गाड़ी पर सवार हुआ और कोचवान से हाँकने को कहा। बीच बीच में कोचवान को इसके लिए गालियां सुनाई कि घोड़े तेज नहीं चल रहे। गली के अंदर डेरे के दरवाजे पर पहुंचकर देखा यात्रा की कोई तैयारी नहीं। डर लगा वही वे यह काम पहले ही ना हो चुका हो। तेजी से किवाड़ के कड़े खटखटाए। अंदर से जैसे ही बूढ़े नौकर ने दरवाजा खोला, महेंद्र ने पूछा, सब ठीक तो है? जी हाँ, सब ठीक है। ऊपर जाकर महेंद्र ने देखा विनोदिनी नहाने गई है। उसके सोने के कमरे में जाकर महेंद्र विनोदिनी के रात के बिस्तर पर लौट गया। दोनों हाथों से खींचकर चादर को छाती के पास ले गया और पहुंचकर उस पर मुंह रखते हुए बोला, बेरहम निर्दयी। हृदय के उच्छ्वास को इस तरह निकल कर वह सेज से उठकर विनोदिनी का इंतजार करने लगा। कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा
फर्श के बिछौने पर एक अखबार खुला पड़ा है। समय काटने के ख्याल से कुछ अनमना सा हो अखबार उठाकर देखा। जहां पर उसकी नज़र पड़ी वहीं पर बिहारी का नाम था। उसका मन बात की बात में अखबार देखते देखते वहीं पर टूट पड़ा। किसी ने संपादक के नाम पर पत्र लिखा था। मामूली तनख्वाह पाने वाले गरीब किरानियों के बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा और सेवा के लिए बिहारी ने पाली में एक बगीचा खरीदा है। वहाँ एक साथ 5 आदमियों के लिए रहने का प्रबंध हो चुका है, आदि आदि। यह खबर विनोदिनी ने पढ़ी और पढ़कर उसके मन में क्या हुआ होगा। बेशक उसका मन उधर ही भाग भाग कर जा रहा होगा। ना केवल इसलिए बल्कि महेंद्र का जी इस वजह से और छटपटाने लगा कि बिहारी के इस संकल्प से उसके प्रति विनोदिनी की भक्ति और भी तो बढ़ जाएगी। बिहारी को महेंद्र ने अपने मन में और उसके इस काम को उसने सनक कहा। विनोदिनी के पैरों की आहट सुनकर महेंद्र ने अखबार मोड़ दिया। नहाकर विनोदिनी कमरे में जो आई, महेंद्र उसके चेहरे की तरफ देखकर हैरत में आ गया। उसमें जाने एक कैसा अनोखा बदलाव आ गया था, मानो पिछले कई दिन तक वह धुनी जलाकर तप कर रही थी। शरीर उसका दुबला हो गया था। उस दुबलेपन को भेद कर उसके पीले चेहरे से एक दमक निकल रही थी। बिहारी के पत्र की उम्मीद उसने छोड़ दी। अपने ऊपर बिहारी की बेहद हिकारत की कल्पना करके वह आठों पहर चुपचाप चल रही थी। बिहारी मानो उसी का तिरस्कार करके पछाह चला गया है। उस तक पहुंच पाने की कोई तरकीब उसे नहीं सूझी। कामकाजी विनोदिनी काम की कमी के से इस छोटे से घर में घुल रही थी। उसकी सारी तत्परता खुद उसी को घायल करती हुई चोट करती थी। उसके समूचे भावी जीवन के इस प्रेमहीन, कर्महीन, आनंदहीन घर के इस संकरी गली में सदा के लिए कैद समझकर उसकी बागी प्रकृति हाथ न आने वाले अदृष्ट के खिलाफ मानो आसमान से सिर मारने की कोशिश कर रही थी। उस महेंद्र के प्रति उसकी घृणा और विद्वेष की सीमा न रही। वह समझ गई थी कि उस महेंद्र को अब वह ठुकराकर हरगिज दूर नहीं जा सकती। इस संकरे डेरे में महेंद्र रोज उसके पास सटकर बैठा करेगा। अलक्षित आकर्षण से प्रतिदिन तिल तिल कर वह उसकी ओर खिंचती रहेगी। इस अंधे कुएं में, इस समाज भ्रष्ट जीवन की कांच की सेज पर घृणा और आसक्ति के बीच रोज रोज जो लड़ाई होती रहेगी वह बड़ी ही विभत्स है। उसने खुद अपने हाथों अपने से चाहकर महेंद्र के मन के अतल में एक लपलपाती जीव वाली लोलुपता की जिस सरीसृप को खोद निकाला है, उसकी पूंछ के बंधन से वह अपने को कैसे बचाएगी। एक तो उसका दुखा हुआ दिल, जिस पर यह छोटा रूंधता सा डेरा, उसमें महेंद्र की वासना की लहरों के थपेड़े। इसकी कल्पना से ही विनोदिनी का मन प्राण पीड़ित हो उठा। जीवन में इसका अंत कहाँ? इनमें से वह भार कब निकल पाएगी? विनोदिनी का वह दुबला पीला चेहरा देखकर महेंद्र के मन में ईर्ष्या जल उठी। उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वह बिहारी की चिंता में लगी इस तपस्विनी को जबरदस्ती उखाड़ सके। गिद्ध जैसे मेमने को झपट्टा मारकर देखते ही देखते अपने अगम अग्रभेदी पहाड़ के बसेरे में ले भागता। क्या वैसी ही कोई मेघों से घिरी दुनिया की निगाहों से परे जगह नहीं, जहाँ महेंद्र अकेला अकेला अपनी इस सुंदर शिकार को कलेजे के पास छिपा कर रख सके? विरह की जलन स्त्रियों के सौंदर्य को सुकुमार कर देती है, ऐसा महेंद्र ने संस्कृत काव्य में पढ़ा था। आज विनोदिनी को देखकर वह जितना ही अनुभव करने लगा, उतना ही सुख सने दुख के आलोड़न से उसका हृदय बड़ा व्यथित होने लगा। विनोदिनी जरा देर स्थिर रही, फिर पूछा, तुम चाय पीकर आए हो? हाँ, समझ लो पीकर आया हूँ, मगर इस वजह से अपने हाथ से प्याला देने की कंजूसी मत करो। प्याला मुझे दो। शायद जानकर ही विनोदिनी ने निहायत निर्दयता से महेंद्र से इस उच्छ्वास को चोट पहुंचाई। कहा, बिहारी भाई साहब इन दिनों कहाँ हैं मालूम है? कलकत्ता में तो वह नहीं है इन दिनों। पता क्या है उनका? यह तो किसी को बताना नहीं चाहता। वह खोज नहीं की जा सकती पूछताछ करके? विनोदिनी ने कहा, मुझे ऐसी जरूरत नहीं महसूस होती। जरूरत ही क्या, सब कुछ है। बचपन के आज तक मैत्री क्या कुछ नहीं? बिहारी मेरे छुटपन का साथी है। तुम्हारी दोस्ती महज 2 दिन की है, फिर भी ताकीद तुम्हारी ही ज़्यादा है। विनोदिनी, इसी से तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्ती कैसे करनी चाहिए यह तुम अपने दोस्त से ना सीख सके? मुझे इसका कतई मलाल नहीं है, मगर धोखे से औरत का दिल कैसे लिया जाता है, यह विद्या उससे सीखता तो आज काम आती।
विनोदिनी, केवल चाहने से वह विद्या नहीं सीखी जा सकती, उसकी क्षमता होनी चाहिए। महेंद्र, गुरुदेव को पता मालूम हो तो मुझे बताओ, इस उम्र में मैं उनसे दीक्षा ले आऊँ, फिर क्षमता की कसौटी होगी। विनोदिनी, मित्र का पता ढूंढ निकालने की जरूरत ना हो तो प्रेम की बात जुबान पर मत लाओ। बिहारी भाई सबसे तुमने ऐसे बर्ताव किया कि तुम पर कौन यकीन करेगा। मुझ पर पूरा यकीन ना होता तो मेरा इतना अपमान न कर पाती। मेरे प्रेम पर अगर इतनी निश्चिंतता ना होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती। बिहारी पालतू ना बनने की कला जानता है। वह कला अगर इस बदनसीब को बता देता तो वह एक दोस्त का फर्ज अदा करता। आखिर बिहारी आदमी है, इसी से पालतू नहीं बनता। यह कहकर विनोदिनी खुले बालों को पीठ पर बिखेर कर खिड़की पर जिस तरह खड़ी थी खड़ी रही। महेंद्र अचानक खड़ा हुआ, मुट्ठी खसली और नाराजगी से गरज कर बोला, आखिर बार बार मेरा अपमान करने का साहस क्यों करती हो तुम? इस इतने अपमान को कोई बदला नहीं मिलता, वह तुम्हारी क्षमता के कारण या मेरे गुण से। इतना बड़ा पुरुष मैं नहीं कि चोट करना जानता ही नहीं हूँ। इतना कहकर वह विनोदिनी की तरफ देखता हुआ जरा देर स्तब्ध रहा, फिर बोला, विनोद, चलो यहाँ से चले कहीं और, चलो पछा चले, चाहे किसी पहाड़ पर, जहाँ तुम्हारा जी चाहे। चलो, यहाँ जीना मुहाल है, मैं मरा जा रहा हूँ। विनोदिनी बोली, चलो अभी चले पछा। पछा? किसी खास जगह नहीं, कहीं भी 2 दिन के लिए घूमते फिरेंगे। ठीक है, आज ही रात को चलो। विनोदिनी राजी होकर महेंद्र के लिए खाना बनाने गई। महेंद्र ने समझ लिया बिहारी वाली खबर विनोदिनी की नज़रों से नहीं गुजरी। अखबार में जी लगाने जैसी स्थिति अभी उसके मन की नहीं है। कहीं अचानक वह खबर उसे मालूम ना हो जाए। इसी उधेड़बुन में महेंद्र पूरे दिन चौकन्ना ही बना रहा।